नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। आजादी के मौके पर पीएम ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश को आरएसएस की 100 साल की यात्रा पर गर्व है। पीएम ने संघ को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया। सेवा, समर्पण, संगठन और अद्वितीय अनुशासन से राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका की तारीफ की, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। विपक्ष ने पीएम मोदी के इस कदम को धर्मनिरपेक्ष की भावना का उल्लंघन बताया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आजादी में आरएसएस के योगदान पर चर्चा क्यों नहीं की गई। विपक्ष ने यह भी कहा कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ को लेकर कहा कि यह बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा इससे निपटने के लिए सरकार सख्ती दिखाएगी। पीएम ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान करते हुए कहा कि घुसपैठिए भारतवासियों को निशाना बना रहे हैं, देश सहन नहीं करेगा। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आरएसएस का सम्मान देश का अपमान कैसे हो जाता है? देखिए, आरएसएस का अपमान कौन लोग कर रहे हैं? आरएसएस से प्रॉब्लम किन लोगों को है? आरएसएस से प्रॉब्लम उन लोगों को है जो एसआईआर कर रहे हैं, जो घुसपैठियों को वोटर बनाना चाह रहे हैं, जो आतंकवादियों को अपना कलेजे का टुकड़ा बताते हैं। भाई देखिए किस तरीके से इस जहां को बेटी बताने वाले लोग, ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन जी बताने वाले लोग, है ना, हाफिज सईद साहब वाले लोग, ये जो शांति का दूत बताता है उस जाकिर नाइक को, उन लोगों को दिक्कत है। दिक्कत कुछ और भी है, क्योंकि आरएसएस के रहते हुए इनकी चलती नहीं है। अभी देखिए, बहुत सारे लोग फुदकने लगे थे जब बांग्लादेश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हटाई गई जी, ये नाचने के भाई हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। तो करने वाले तो सोचते ही होंगे, प्लान भी करते होंगे, फिर उनको लगता हो कि देखो भाई ये तो आरएसएस वाले हैं, ये डंडा लेकर के आएंगे तो उसको तुम्हारा ही इलाज कर देंगे, सत्ता तो जाएगी नहीं। और एक बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान में आरएसएस है तो यहां पे एकता है, समाज बचा हुआ है। इन लोगों को, जो ये कांग्रेसी, ये अपने आप को समाजवादी कहने वाली पॉलिटिकल पार्टीज, इन लोगों के हाथ अगर छोड़ दिया जाए तो जैसे सीए के नाम पे दिल्ली में दंगा करवाया नहीं लोग, ये कांग्रेस पार्टी वही है जिसने इस देश में आजादी के बाद 2000 से ज्यादा दंगे करवाए पॉलिटिकल फायदे के लिए। दंगे करा करा करके, मुसलमानों को कटवा कटवा करके इन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। आरएसएस उस समय उतना मजबूत नहीं था। अब करके देखो, अब करके देखो, पता चल जाएगा। तो ये आरएसएस से प्रॉब्लम आपको अब समझ में आया। इनको प्रॉब्लम उन सभी लोगों से है जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देश के लिए मरने जीने की सौगंध खाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लिया तो ये तो गर्व की बात है। गर्व की बात क्यों है कि भाई तुम तो 1885 में कहते हो, हालांकि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी पार्टी 30-35 साल पुरानी है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस, लेकिन तुम कहते हो कि भाई 1885, चलो भाई तुम्हारी बात मान लिए। कम्युनिस्ट भी बने 1925 में, आरएसएस भी बनी। भाई कुछ तो है कि तुम बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। कम्युनिस्ट तो इतिहास के डस्टबिन में पहुंच गए, और ये पूरे देश के अंदर क्यों? आरएसएस से ज्यादा समाज सेवा करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दो इस देश के अंदर में। एक खुली चुनौती है। दलितों के बीच सेवा भारती जो काम कर रहा है, जिस तरीके से ट्राइबल्स के बीच काम करने वाले लोग, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं जिसमें सबसे बड़ा संगठन आरएसएस का नहीं हो। चाहे आप स्टूडेंट ले लो, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच ले लो, चाहे आप लेबर ले लो, चाहे आप किसान ले लो, वकील ले लो, जो कुछ भी करना है आपको जी। तो जो
समाज का ताना बाना जोड़ के देशभक्ति का पाठ पढ़ाए, ये राहुल गांधी उसके चट्टे बट्टों को दिक्कत हो जाती है? इटली के संगठन चाहिए तुमको? पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग चाहिए? तुम किसके साथ खड़े हो जाते हो? ये लोग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वालों के साथ खड़े हो जाने वाले लोग, उनको आरएसएस से प्रॉब्लम है। तो देखिए, बात बहुत ही साफ है। हिंदुस्तान की जनता किसके साथ है, ये 2014 से बार बार साबित हो रहा है, और अभी इसकी शुरुआत है। ये लोग रास्ते पे नहीं आए, आतंकियों का साथ नहीं छोड़ा, नक्सलियों का साथ नहीं छोड़ा, ये घुसपैठियों का साथ नहीं छोड़ा, ये कट्टरपंथियों का, मौलवी मौलानाओं का जो देश को बांटने में लगे हुए हैं, सब नहीं। जो इस तरह के कट्टर किस्म के मुसलमान होंगे, कट्टर किस्म के मौलवी मौलाना होंगे, सब इनके जो है साथ खड़े होंगे। इन लोगों के साथ जब तक तुम लोग रहोगे, तब तक बड़ी दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल, आज देश में संघ की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन राजीव सर, बार बार विपक्ष, जो पीएम मोदी ने संघ की तारीफ कर दी, इससे विपक्ष क्यों परेशान है और उसको पेट में इतना क्यों दर्द हो रहा है? देखिए, दर्द तो इसलिए होगा क्योंकि उससे समस्या है, और समस्या इसलिए है क्योंकि उसका आधार है। अगर कोई आधार विहीन संगठन के बारे में कोई चर्चा की जाए तो उसके बाद विपक्ष को कोई समस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसे लगेगा कि इसके चर्चा करने से हमें वोट कम नहीं मिलेंगे जी। आज के समय की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो सवाल उठाते हैं बार बार, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, और उससे के बाद 47 तक की ये बात करते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में इनकी भूमिका क्यों नहीं हुई। तो लेकिन एक सवाल तो बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ही कह ले या महात्मा गांधी ने, कितने लोगों का हॉस्पिटल में इलाज किया? अगर कोई सवाल इनसे कर दे कि आपने कितने लोगों का इलाज किया, ये चुपचाप हो जाएंगे कि इलाज करने वाले डिग्री हमारे पास नहीं है, हम डॉक्टर नहीं थे। इन लोगों को कह दिया जाए कि आपने कितने साइंटिफिक खोज किए, ये क्या कहेंगे कि हमने मिसाइल बना दिया, क्योंकि वो साइंटिस्ट नहीं थे। ये आंदोलन कर रहे थे, कांग्रेस की स्थापना थी, राजनीति कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या राजनीति करने के लिए बनाई गई थी? ये एक ऐसा संगठन जिसको सांस्कृतिक संगठन के तौर पर रखा गया हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। आज ये राहुल गांधी जो बात करता है कि ओबीसी को रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए, दलित को रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए, और संघ की इकाइयों को देख ले कि जहां पर पहले से ही जाति तोड़ो समाज जोड़ो की अवधारणा है कि जाति विहीन समाज होनी चाहिए। सनातन धर्म के अंदर जाति का मतलब केवल आपकी पहचान के लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये जाति ऊपर है ये जाति नीचे है। ये अवधारणा आप लोग नहीं कर सकते। तो इतिहास जो बार बार पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि इतिहास अगर नहीं पढ़े हो तो अपने अतीत के बारे में जानोगे नहीं, वर्तमान में जीना सीखोगे नहीं और भविष्य को सुधारोगे नहीं। लेकिन कौन सा इतिहास? इतिहास तो सच होना चाहिए, लेकिन इस दुनिया में इतिहास उसी का हुआ है जो विजेता रहा है। जो उसने जीता उसने अपने अनुसार इतिहास बनाया। और 1947 के बाद ये कांग्रेसियों ने सरकार बनाई, अपने आधार पर इतिहास लिखवाया और उसमें आरएसएस को विलेन बनाया। इन लोगों की औकात है। तो स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हुए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में 4 लाइनें बोल दे कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों को भारत जाने से रोकने के लिए बात कर रहे थे। वो बात करने के लिए गए थे कि नहीं आप लोग अभी यहां से मत जाइए, आप जाएंगे तो सवर्ण सोसाइटी के लोग यहां सत्ता पर कब्जा कर लेंगे और वो दलितों को दबाएंगे, क्योंकि उनका मकसद अलग था। लेकिन ये आरएसएस की बात बिल्कुल ही अलग है। आरएसएस ने हिंदू समाज को जोड़ने के लिए एक संगठन बनाया और उससे हिंदुओं को जोड़ना शुरू किया। लेकिन ये राजनीतिक मूवमेंट नहीं करने के बावजूद इनके सारे कार्यकर्ता नेता आजादी के आंदोलन में इन्हीं कांग्रेस, समाजवादी और अलग अलग जगहों पर इन लोगों के साथ खड़े होते थे
और इन लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया कि उसकी कोई भूमिका नहीं है। आज इग्नोर किया जा रहा है। ये महात्मा गांधी तक ने आरएसएस के लिए कहा था कई जगह पर कि अगर आरएसएस नहीं होती तो ये विभीषिका रोकना मुश्किल था, क्योंकि उनके पास उस समय वो पावर नहीं थी जो आरएसएस के पास थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मैदान में तो उतर सकते थे, लेकिन बाढ़, सुखाड़ और ये भूकंप के समय सेवा करने के लिए नहीं उतर सकते थे। इसलिए आरएसएस की भूमिका की सराहना उन्होंने की थी। लेकिन आगे भी अभी की जो स्थिति है, दुनिया के सबसे बड़े संगठन, दुनिया भर की बात की जाती है, भारत की नहीं, इतने ज्यादा मेंबर वाले दुनिया में कोई संगठन है ही नहीं। इतने बड़े संगठन की बात अगर पीएम मोदी कर दिए तो इन लोगों को लगने लगा सांप्रदायिक भावना बढ़वा रहे हैं। अगर ये कांग्रेस वाले जाके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन करे तो वो सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, सांप्रदायिक संगठन नहीं है। ये जमात वालों के साथ मीटिंग करे वो सांप्रदायिक बात नहीं है। ये उलेमा, जो ऑल इंडिया उलेमा संगठन है, ये लोग कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात करें। महाराष्ट्र चुनाव में भी देखिए, इन लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, वो सांप्रदायिक संगठन नहीं है। लेकिन आरएसएस सांप्रदायिक संगठन है। तो इन लोगों को चिढ़ आरएसएस से उस लेवल का नहीं है, बल्कि आरएसएस से इसलिए है क्योंकि इसकी राष्ट्रवादी विचारधारा उस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए होती है जो पार्टी अभी सत्ता में है और आगे सत्ता में रहेगी। और इनको पता है कि आरएसएस जब मैदान में डटी हुई है और राष्ट्रवादी भावनाएं जगा रही है, तब तक हमारे लिए सत्ता तक पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए तो ये लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों में आरएसएस फिर से सुपर एक्टिव मोड में आई और हरियाणा से महाराष्ट्र तक ये लोग ऐसे आउट हुए कि इनकी संभावना आगे के लिए खत्म हुई और वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू कर दिया। और बिहार चुनाव में भी अब बीजेपी और आरएसएस की जोड़ी कमाल करने वाली है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस दौरान जो पीएम मोदी का भाषण था, उस दौरान उन्होंने घुसपैठ का जिक्र किया, उसको लेकर एक हार्ड लाइन भी कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी अगर लाल किले के प्राचीर से कोई बात कह रहे हैं तो इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। इसका मतलब है कि सरकार कोई मूव करने वाली है। इसका मतलब ये है कि वो वर्ड तो नहीं रहेगा कि एनआरसी, क्योंकि उससे पॉलिटिकली बड़ा बवाल मचेगा, लेकिन सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करने वाला कोई न कोई नया कानून या नया बदलाव। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस एसआईआर के दौरान जो सुनवाई चल रही थी, जस्टिस सूर्यकांत ने एक बात कही। कपिल सिब्बल और मनीष सिंघवी लगातार इस बात को कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि वो नागरिकता तय करे जी। तो जस्टिस सूर्यकांत ने बोलते बोलते ये कह दिया कि सिटीजनशिप को निर्धारित करने वाला हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा स्पेशल कानून है ही नहीं, और ये निर्धारित करना कि कौन निर्धारित करेगा, ये काम पार्लियामेंट का है, कानून बनना चाहिए। ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है और फैक्चुअल बात है कि भाई अगर आप विदेशी आते हैं, यहाँ पे रोहिंग्या आते हैं, वो नेपाली आ जाते हैं, यहाँ पे आपके बांग्लादेशी आ जाते हैं, वो 1400 रुपये देकर के वो आधार बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, सब कुछ बना लिया। अब उनमें से कौन सा दस्तावेज है जो आधार आपको ये कहे कि भाई आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं? और प्रधानमंत्री मोदी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, वो इशारा इसी ओर है कि कोई बहुत ही सख्त कानून, कि फिर ये आधार, राशन कार्ड, ये वो करके जो आप तमाशा कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को, ये सारी गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए कोई नया कानून, नई पहल आ गई। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने भाषण से इशारा दिया है। बिल्कुल, यानी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का अब यहाँ पर खैर नहीं है। लेकिन राजीव सर, इस जो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, क्या पीएम मोदी ने उसकी तरफ इशारा किया है या हार्डलाइन बोलकर? प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल, बिहार की बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने घुसपैठिए की बात की और उसके साथ एक और शब्द बोला, डेमोग्राफी चेंज की बात की। डेमोग्राफी चेंज का मतलब सिर्फ उन घुसपैठियों से नहीं है जो हाल फिलहाल में बांग्लादेश से आए, रोहिंग्या जो म्यांमार से आए,
या फिर नेपाल से भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर वोटिंग राइट लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ लंबे समय से रहे और आधार कार्ड बनवा लिया, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उस मोहल्ले के मकान वाले से एक जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसके साथ उसने राशन कार्ड भी बनवा लिया और उसके साथ वो वोटर कार्ड भी बनवा लिया। तो इन लोगों के खिलाफ तो उन्होंने बोला ही है कि ये लोगों को अब बाहर निकालने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं और सारे स्टेट में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में हर जगह पर इसके लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी तो अमित शाह को ही होगी। लेकिन दूसरे तरफ ये जो डेमोग्राफी चेंज की बात उन्होंने की, ये तो लगता है किसी और ओर भी इशारा कर रहे हैं। ये डेमोग्राफी चेंज हुआ है और ये केवल बाहर से आए हुए लोगों ने नहीं किया, बल्कि यहां के लोगों ने भी किया है, जिसमें मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है। जो पहले लोकसभा क्षेत्रों में 8 से 10 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हुआ करते थे जिसमें 40% से लेकर 60% तक मुस्लिम आबादी थी, उसकी संख्या बढ़ी है। अभी लगभग 33 से 34 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ के 60% से ऊपर हो गई है। कुछ क्षेत्रों में तो 70-80% तक है। और जम्मू कश्मीर में 3-3 लोकसभा सीट जहां पर 90% से ज्यादा मुसलमान आबादी है, क्योंकि वहां हिंदुओं को भगाया गया और हिंदू जो वापस नहीं जा रहे हैं उनको भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी वोटिंग राइट उनको नहीं मिल रहा क्योंकि वहां जाकर वोट नहीं दे रहे। अब यह बात की जा रही है कि वहां जितने लोगों का घर है जो बाहर रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हो तुम, दिल्ली में भी जम्मू कश्मीर का यानी घाटी के क्षेत्रों का वोटर ID कार्ड बनवाओ और यही तुम्हारे लिए वोटिंग की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये पूरे भारत के अंदर जिसमें लगभग ऐसे हैं कि 30 से 40% से ऊपर जितने मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वो उसमें तो कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी को भी कोई उम्मीद नहीं होती, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाते और उसमें जीत की संभावना 0 हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों में डेमोग्राफी चेंज के लिए घुसपैठियों को भी बाहर किया जाएगा और अगला जो डिलिमिटेशन कमीशन होगा उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में हंगामा चला था कि अनंतनाग और पूंछ के लोकसभा क्षेत्र में, अनंतनाग और बारामूला में जो क्षेत्र काटे गए हैं उससे वहां के सुन्नी मुसलमानों की समस्या बढ़ गई थी, क्योंकि वहां बकरवाल, पहाड़ी और गुज्जर जो ये तीनों कम्युनिटी थे, ये लोग उस समय भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए क्योंकि इनको ST का दर्जा दिया गया था, अमित शाह ने ही जाकर दिया था। और उन क्षेत्रों को जब बदला गया तो वहां पर अब्दुल्ला भी परेशान थे और महबूबा मुफ्ती भी आवाज उठा रहे थे कि देखो देखो इन जगहों की डेमोग्राफी बदल दी गई, क्योंकि अनंतनाग का कुछ क्षेत्र, बारामूला का कुछ क्षेत्र और ये जम्मू का कुछ क्षेत्र मिला दिया गया था। तो इसलिए डेमोग्राफी चेंज में ये फिर से कैसे बदला जाए इसकी संभावना बढ़ रही है। और PM मोदी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि 2035 के लिए हम काम कर रहे हैं, लगता तो यही है कि 2029 के चुनाव में भी यही होंगे और 2029 से पहले इन लोगों को बताएंगे कि शासन कैसे चलाया जाता है, वो जिस एग्रेसिव मोड में बात कर रहे थे। तो अभी ये समस्याएं जो हंगामा ये कर रहा है विपक्ष से लेकर ये पूरे मौलाना गैंग कि डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, वो थोड़े दूर तलक जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। RSS का सम्मान करने से विपक्ष का परेशान होना लाजमी है। अक्सर विपक्ष PM मोदी और संघ के बीच टकराव की बात करके बेवजह तूल भी देता रहा है। PM मोदी ने अब वो मुद्दा भी विपक्ष से छीन लिया है। विपक्ष की परेशानी PM मोदी ने बिहार चुनावों में भी बढ़ा दी है, क्योंकि घुसपैठियों पर एक्शन की बात करके केंद्रीय एजेंसियों को हरी झंडी दे दी गई है, जिससे अब बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर नकेल कसने का काम और तेज होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।